23 फरवरी 2022 रात के ठीक 11:40 कर्नाटक के कोलार जिले की उस पुरानी सोने की खदान में जहां 100 साल पहले अंग्रेजों ने पहली बार सोने की चमक देखी थी, वहां अंधेरे में एक ट्रक बिना हेडलाइट जलाए धीरे धीरे उस गेट तक पहुंचता है जिस पर लिखा है प्रवेश वर्जित, केवल अधिकृत कर्मचारी। खदान की गहराई में जमीन से लगभग 300 फीट नीचे जहां हवा भारी है और रोशनी सिर्फ हेलमेट की टॉर्च से आती है, वहां कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी भनक ऊपर बैठे किसी अफसर को नहीं है। ये कहानी है भारत की सबसे पुरानी सरकारी सोने की खदानों में से एक की, जहां पिछले 18 महीनों में करीब 200 किलोग्राम सोना हवा में गायब हो गया और जिसकी कीमत उस वक्त की मार्केट रेट के हिसाब से करीब 120 करोड़ आंकी गई। ये सोना न चोरी हुआ, किसी बाहरी डकैत से न लूटा गया, किसी सशस्त्र गिरोह ने, बल्कि ये गायब हुआ उन्हीं हाथों से जिन्हें इसकी रखवाली के लिए तैनात किया गया था। खदान का इंचार्ज रघुवीर सिंह चौहान पिछले 22 साल से सरकारी खनन विभाग में काम कर रहा था। उसकी फाइल में कभी कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। उसकी सालाना रिपोर्ट हमेशा साफ रही और ऊपर बैठे अधिकारियों से एक भरोसेमंद और अनुशासित कर्मचारी मानते थे। लेकिन यही भरोसा उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। खदान से निकलने वाला कच्चा अयस्क जब प्रोसेसिंग यूनिट में पहुंचता, वहां सोने को अलग करने की प्रक्रिया के दौरान हर बैच का वजन दर्ज किया जाता था, हर रिकॉर्ड पर मोहर लगती थी और हर ट्रांसफर की एंट्री एक रजिस्टर में होती थी। रघुवीर सिंह ने इसी प्रक्रिया की सबसे कमजोर कड़ी पहचानी। वह कड़ी थी शिफ्ट बदलने का। वह 15 मिनट का अंतराल जब रात की टीम दिन की टीम को चार्ज सौंपती थी और उस दौरान कोई तीसरा अधिकारी मौजूद नहीं होता था। इस काम में रघुवीर सिंह अकेला नहीं था। साइड इंजीनियर विनोद पाटिल, जो प्रोसेसिंग यूनिट की मशीनों की देखरेख करता था, उसने तकनीकी हिसाब से वजन मापने वाली डिजिटल मशीन की कैलिब्रेशन में बेहद मामूली सी गड़बड़ी की। इतनी मामूली कि हर बैच में सिर्फ 0.3% का अंतर आता, जो देखने में किसी गलती जैसा ही लगता। लेकिन जब यही मामूली अंतर हर हफ्ते हर महीने 18 महीने तक दोहराया गया तो वह मामूली अंतर 200 की ग्रह सोने में बदल गया। ये सोना असली रिकॉर्ड से गायब होकर एक समानांतर वही खाते में दर्ज होता, जिसे रघुवीर सिंह अपने घर की तिजोरी में एक डायरी की शक्ल में छुपा कर रखता था। लेकिन हर बड़े घोटाले की तरह इस खेल को भी बाहर तक पहुंचाने के लिए एक कड़ी चाहिए थी। ये कड़ी बना स्थानीय सर्राफा बाजार से जुड़ा एक पुराना नेटवर्क, जो खनन क्षेत्र के आसपास दशकों से सक्रिय था और जिसकी जड़ें कर्नाटक से लेकर मुंबई के ज्वेलरी बाजार तक फैली हुई थी। हर महीने एक तय मात्रा में सोना, जो आधिकारिक रिकॉर्ड में कभी दर्ज ही नहीं हुआ, रात के अंधेरे में उन्हीं ट्रकों के जरिए बाहर भेजा जाता, जो सामान्य दिनों में सिर्फ मशीनरी और उपकरण ढोने के लिए इस्तेमाल होते थे। ये सिलसिला इतनी सफाई से चलता रहा कि केंद्र सरकार के खनन मंत्रालय की सालाना ऑडिट रिपोर्ट में भी कोई बड़ी विसंगति दर्ज नहीं हुई, क्योंकि हर आंकड़ा कागज पर संतुलित दिखाया गया था। ये पूरा खेल तब तक बेदाग चलता रहा जब तक इसमें एक इंसानी कड़ी नहीं टूटी। खदान में काम करने वाला एक मजदूर सुरेश यादव, जो पिछले 15 साल से उसी खदान की गहराई में काम कर रहा था, उसने एक रात अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद देखा कि प्रोसेसिंग यूनिट के पास एक ट्रक खड़ा है, जबकि उस दिन कोई आधिकारिक शिपमेंट शेड्यूल नहीं था। सुरेश यादव ने पहले इसे नजरअंदाज किया, क्योंकि खदान में ऊपर के अफसरों के मामलों में दखल देना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन जब उसने अगले कुछ हफ्तों में यह सिलसिला बार बार दोहराते देखा और जब उसके एक साथी मजदूर को बिना किसी वजह के अचानक दूसरी खदान में ट्रांसफर कर दिया गया, तो सुरेश यादव को यकीन हो गया कि यहाँ कुछ बड़ा छुपाया जा रहा है। सुरेश यादव ने चुपचाप अपने मोबाइल फोन से उन रातों की तारीखें और वक्त नोट करना शुरू किया जब वह ट्रक आता था। उसने ये जानकारी सीधे स्थानीय पुलिस को देने की बजाय केंद्र सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक हेल्पलाइन पर एक गुमनाम शिकायत दर्ज कराई। ये शिकायत, जो शुरुआत में सैकड़ों दूसरी शिकायतों के ढेर में दबी हुई थी, आखिरकार 3 महीने बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के भ्रष्टाचार निरोधक विंग तक पहुंचे। यहीं से इस मामले की जांच की कमान संभाली अधिकारी प्रिया मल्होत्रा ने, जो पिछले 12 सालों से आर्थिक अपराधों और सरकारी भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में अपनी तेज और निडर कार्यशैली के लिए जानी जाती थी। प्रिया मल्होत्रा ने जब इस फाइल को पहली बार खोला तो उसमें दर्ज आंकड़े सामान्य लग रहे थे, क्योंकि खदान के आधिकारिक रिकॉर्ड पूरी तरह से साफ सुथरे दिख रहे थे। लेकिन बरसों के अनुभव ने उन्हें सिखाया था कि जो रिकॉर्ड बहुत ज्यादा साफ दिखते हैं, उनमें ही सबसे ज्यादा शक की गुंजाइश होती है। उन्होंने अपनी टीम को आदेश दिया कि पिछले 3 साल के हर बैच की मशीन रीडिंग की तुलना उस बैच से जुड़े ट्रांसपोर्ट रिकॉर्ड, बिजली खपत और मशीन के रखरखाव लॉग से की जाए। यही वह मोड़ था जहां से इस केस की परतें एक करके खुलने लगी। प्रिया मल्होत्रा की टीम ने जब पिछले 3 साल के बिजली खपत के रिकॉर्ड निकाले तो एक अजीब पैटर्न सामने आया। प्रोसेसिंग यूनिट की मशीनें जितनी बिजली खर्च कर रही थी, उस हिसाब से जितना अयस्क प्रोसेस होना चाहिए था, असली आंकड़ों में उससे कहीं कम अयस्क दिखाया गया था। यह फर्क बहुत महीन था। लेकिन जब इसे 18 महीनों के आंकड़ों पर लागू किया गया तो ये साफ हो गया कि कहीं ना कहीं मशीन की रीडिंग के साथ छेड़छाड़ हो रही थी।
इसी दौरान टीम ने ट्रांसपोर्ट लॉग की भी जांच शुरू की और पाया कि पिछले 1.5 साल में कम से कम 22 ऐसे मौके थे जब खदान से बाहर जाने वाले ट्रक की एंट्री तो दर्ज थी, लेकिन उनका कोई आधिकारिक शिपमेंट ऑर्डर मौजूद नहीं था। ये जानकारी हाथ लगते ही प्रिया मल्होत्रा ने अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा खदान परिसर में जाकर गुपचुप तरीके से कर्मचारियों से पूछताछ करने लगा, बिना ये बताए कि जांच किस दिशा में जा रही है, ताकि किसी को शक ना हो और सबूत मिटाने का मौका न मिले। दूसरा हिस्सा मुंबई के ज्वेलरी बाजार में उस सर्राफा नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करने लगा, जिसका जिक्र गुमनाम शिकायत में भी हल्के तौर पर हुआ था। यहीं पर जांच एजेंसी को एक बड़ी कामयाबी मिली जब मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध विंग ने बताया कि पिछले साल एक सर्राफा व्यापारी के यहाँ छापेमारी के दौरान कुछ ऐसी सोने की ईंटें बरामद हुई थी जिन पर कोई आधिकारिक हॉलमार्क या सरकारी मुहर नहीं थी और जिनकी शुद्धता कर्नाटक की सरकारी खदानों से निकलने वाले सोने से हूबहू मिलती थी। इस कड़ी को जोड़ते ही प्रिया मल्होत्रा को यकीन हो गया कि यह मामला सिर्फ एक स्थानीय गड़बड़ी नहीं बल्कि एक सुनियोजित और लंबे समय से चल रहा नेटवर्क है। उन्होंने बिना समय गंवाए कर्नाटक सरकार से गुप्त तरीके से इजाजत ली और खदान परिसर में अचानक छापा मारने की योजना बनाई। छापे की तारीख तय हुई 14 जून 2023 और इस पूरे ऑपरेशन को गोपनीय रखने के लिए इसका कोड नेम रखा गया ऑपरेशन स्वर्ण रेखा। छापे वाली रात प्रिया मल्होत्रा खुद अपनी टीम के साथ खदान परिसर पहुंची ताकि कोई चूक ना हो। जैसे ही टीम ने रघुवीर सिंह चौहान के दफ्तर और उसके घर पर एक साथ छापा मारा, वहां जो कुछ मिला उसने पूरी जांच एजेंसी को हिलाकर रख दिया। रघुवीर सिंह की तिजोरी से वह गुप्त डायरी बरामद हुई जिसमें पिछले 18 महीनों के हर एक गैरकानूनी लेन देन का हिसाब बेहद बारीकी से दर्ज था। तारीख, मात्रा और उससे जुड़े लोगों के नाम तक लिखे हुए। ये डायरी असल में उस पूरे नेटवर्क की चाबी साबित हुई। इसी दौरान इंजीनियर विनोद पाटिल के लैपटॉप से मशीन कैलिब्रेशन से जुड़ी वह गुप्त फाइल भी बरामद हुई जिसमें उसने खुद ये गणना कर रखी थी कि हर बैच में कितना सोना छुपाया जा सकता है ताकि किसी को शक ना हो। पूछताछ के दौरान रघुवीर सिंह चौहान ने शुरुआत में हर आरोप से इनकार किया, लेकिन जब उसके सामने वह डायरी और बैंक खातों में हुए संदिग्ध लेन देन के सबूत रखे गए तो उसने टूटते हुए ये कबूल किया कि ये पूरा नेटवर्क पिछले 1.5 साल से इसी तरह चल रहा था और इसमें सिर्फ वह और विनोद पाटिल ही नहीं बल्कि खनन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी का भी परोक्ष समर्थन शामिल था जो हर महीने एक तय हिस्सा लेकर आंखें मूंद लेता था। ये खुलासा जांच एजेंसी के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुआ क्योंकि अब ये मामला सिर्फ एक इंचार्ज और इंजीनियर तक सीमित ना रहकर सरकारी तंत्र के भीतर बैठे एक बड़े भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करने लगा। सुरेश यादव, जिस मजदूर ने सबसे पहले ये गुमनाम शिकायत दर्ज कराई थी, उसकी पहचान पूरी जांच के दौरान गुप्त रखी गई क्योंकि अगर उसका नाम सामने आता तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। छापे के कुछ हफ्तों बाद जब मीडिया में यह खबर आई कि कर्नाटक की एक सरकारी सोने की खदान से करीब 120 करोड़ का सोना गायब होने का मामला उजागर हुआ है तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। संसद में भी इस मुद्दे पर सवाल उठे और खनन मंत्रालय को देश की बाकी सहकारी खानों की भी तत्काल विशेष ऑन डेट करानी पड़ी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, यह भी पता चला कि यह गिरोह सिर्फ सोना बाहर भेजने तक सीमित नहीं था बल्कि इसके तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की तस्करी करने वाले कुछ पुराने नेटवर्क से भी जुड़े हुए थे जिनका इस्तेमाल पहले भी दुबई और हांगकांग के रास्ते सोना बाहर भेजने में हो चुका था। ये जानकारी सामने आते ही मामला सीबीआई से आगे बढ़कर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के हवाले भी कर दिया गया ताकि मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी जांच की जा सके। रघुवीर सिंह चौहान, विनोद पाटिल और उस सर्राफा व्यापारी सहित कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनकी करोड़ों की चल अचल संपत्ति जांच एजेंसियों ने जब्त कर ली। इस पूरे मामले ने एक बेहद गहरा और असहज सवाल पूरे देश के सामने खड़ा कर दिया कि जिस व्यवस्था पर भरोसा करके देश अपने सबसे कीमती संसाधनों की रखवाली करता है, अगर उसी व्यवस्था के भीतर बैठे लोग चुपचाप उसे खोखला करते रहे तो आम आदमी किस पर भरोसा करे। सुरेश यादव जैसे एक साधारण मजदूर की सतर्कता और साहस ने आखिरकार वह कड़ी तोड़ दी जिसने करोड़ों के इस घोटाले को हमेशा के लिए दबे रहने से बचा लिया और यह साबित कर दिया कि सच को कितना भी गहरा दबाया जाए वह देर सवेर बाहर आकर ही रहता है।